नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हॉर्मुज को लेकर ईरान और ट्रंप की शर्तों के कारण अब कैसे इस जलमार्ग का खुलना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं रुके हुए हमलों के बीच ईरान ने क्यों अपने सैन्य नेतृत्व में बड़े परिवर्तन किए हैं और क्या ईरान की नई रणनीति के सामने अब अमेरिका कमजोर पड़ने लगा है। वहीं एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की, जहां बलूचों ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है और अपने आजादी दिवस की भी घोषणा कर दी है। जानेंगे पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि सीरिया के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति को किसने सुनाई मौत की सजा। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज संकट पर कूटनीतिक प्रयास तेज। कतर ने इस महत्वपूर्ण मार्ग के जल्द खुलने की जताई उम्मीद। कहा, ईरान और ओमान के बीच निर्णायक दौर में पहुंची वार्ता। ट्रंप का दावा, स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुआवजे की मांग की निकाली काट। पश्चिम एशिया युद्ध में हुई मौतों के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार। मांगा नुकसान हर्जाना। ईरानी सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई को मौत की सजा। युद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने पर अदालत ने सुनाया फैसला। फिलहाल रूस में रह रहे हैं असद। रूस यूक्रेन के बीच भीषण हमला जारी। रूसी मिसाइलों की बौछार से गई 9 लोगों की जान, कई घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का हुआ इस्तेमाल। भीषण भूकंप के झटकों से थर्राया कोलंबिया। 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 132 की मौत, 570 से अधिक घायल। आपातकाल घोषित। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। ईरान की शर्तों और अमेरिका के दबाव के बीच समुद्री रास्ते को लेकर टकराव और गहरा गया है। ट्रंप के मुआवजे वाले बयान के बाद तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि बिना शर्त कोई समझौता नहीं होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरान के सैन्य नेतृत्व में कई आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या कूटनीति हॉर्मुज का रास्ता खोलेगी या दुनिया एक बार फिर बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। आइए ताजा घटनाक्रम पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ ईरान हॉर्मुज को खोलने के लिए शर्तों की फहरिस्त लंबी करता जा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी दबाव की रणनीति तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मांगों को खारिज करते हुए हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा कर दिया है। ईरान की हॉर्मुज खोलने की शर्तों में युद्ध का मुआवजा भी शामिल है, लेकिन अब ट्रंप ने उल्टे ईरान से ही मुआवजे की मांग रख दी है। उनका कहना है कि ईरान को अपने पुराने कदमों और कथित नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान से उन झगड़ों के लिए हर्जाना वसूला जाएगा जिनमें तेहरान शामिल था। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि फिलहाल अमेरिका बातचीत से ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि सिर्फ ओमान के साथ किसी संभावित समझौते से हॉर्मुज को दोबारा खोलना आसान नहीं होगा।
तेहरान का कहना है कि समुद्री मार्ग को खोलने के लिए अमेरिका को हर हाल में उसकी शर्तें माननी होगी। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि जो अमेरिका युद्ध की शुरुआत में बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहा था, वही 20 दिन बाद ईरान से बातचीत की अपील करने लगा। अमेरिका के साथ गहराते तनाव के बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने ईरानी सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव कर युद्ध के मैदान में अपनी नई रणनीति के संकेत दिए हैं। IRGC कमांडर मोहसिन रजाई को सुप्रीम नेशनल काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद 6 सैन्य कमांडो की नियुक्ति भी की है। सुप्रीम लीडर ने मेजर जनरल अब्दुल्लाही को ईरानी सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। साथ ही ब्रिगेडियर जनरल किमयार्स हैदरी को ईरानी सशस्त्र बलों का डिप्टी चीफ बनाया है। ईरान में 6 नए कमांडरों की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब ईरान कई बड़े फैसलों के मोड़ पर खड़ा है। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब ईरान कई बड़े फैसलों के मोड़ पर खड़ा है। समझौते की कमजोर होती उम्मीदों का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और शर्तों की राजनीति ने तनाव को बढ़ा दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या कूटनीति के जरिए होर्मुज का रास्ता खुलेगा या फिर दुनिया को लंबे समय तक ऊर्जा संकट की आशंका का सामना करना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, जो लेटेस्ट शिप ट्रैकिंग डाटा है हॉर्मुज को लेकर के, वो कहता है कि करीब, कल की हम बात करें तो 6 शिप वहां से पास हुए हैं, तो ये करीब करीब रुका हुआ है हॉर्मुज। और इस सब के बीच ईरान और ओमान के बीच में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानेगा वो हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। अमेरिका ने अपनी शर्तें रख दी हैं, अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज पूरे उसके नियंत्रण में है। क्या होगा हॉर्मुज का भविष्य? चंद्रशेखर जी, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल का है, जिसका जवाब तो मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बार बार बातचीत से उम्मीद जगती है। क्योंकि अभी ईरान की तरफ से भी बयान आया कि जब हमारे कि ईरान और ओमान की बातचीत से हॉर्मुज को खोलने का रास्ता निकल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी उनका संदेश आया कि हमारी शर्तें हैं जो कि अमेरिका को माननी होगी, तभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो वहां ईरान में, और साथ में आज जैसा कि आपने कहा कि वहां काफी मिलिट्री का खासतौर से IRGC और सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव भी किए गए। तो एक वहां पे मेरे ख्याल से ईरान की अगर मैं बात, तो वहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज में वो जा रहे हैं, क्योंकि वहां जैसा मालूम है नए सुप्रीम लीडर वहां पे आए हैं। तो एक तो अपनी वो भी छाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने पिता के साये में थे और उसके लिए उन्होंने बदलाव किए हैं और वहां गैप भी निकले थे। और दूसरा क्या है कि वहां जो प्रेसिडेंट है ईरान के प्रेसिडेंट, वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं इकोनॉमिक, क्योंकि वहां इकोनॉमिक हालात ईरान की खराब है। लेकिन जो IRGC है वो हार्डलाइन है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके पास एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप एक तरीके से मैं कहूं तो वो मिल गई है। तो उसको वो आराम से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो उनकी शर्तें हैं उनको मान लिया जाए, तभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी अपना शर्तों का जैसा बहुत उन्होंने बना ली है कि उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ईरान जो है रीजनल जो इंटरफियरेंस कर रहा है उसको रोक दे, उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उनको रोक दिया जाए। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पिस रही है, एनर्जी मार्केट है वो पिस रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी आंकड़ा दिया कि 8 या 10 शिप मुश्किल से निकल रहे हैं, जबकि फरवरी से पहले 150-160 शिप वहां से गुजर। तो अब जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि लड़ाई तो खैर नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान भी लड़ाई नहीं चाह रहा है, यूएस भी लड़ाई नहीं चाह रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं खुल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का पूरी तरह से दावो दबाव है और ये खुला हुआ है। लेकिन जो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको हम देखेंगे कि प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या हो रहा है।
जैसा कि आपने डेटा में बताया कि मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, कारण चाहे कोई भी हो। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, और ठीक उसका है। जो है खमियाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको उठाना पड़ रहा है, और तेल की कीमतें जी, बढ़ रही सिंघल हैं साहब, क्योंकि इस सब के उम्मीद बीच अगर हम रणनीति की बात करें तो दोनों पक्षों की रणनीति बहुत साफ है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन पहले झुकता है। ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर में जो सामान है वो कैस्पियन सी के रास्ते वहाँ तक सामान पहुँच रहा है। अमेरिका में होम पॉलिटिक्स को आप देखें तो लगातार डेमोक्रेट जो हैं वो ट्रंप पे हमले कर रहे हैं इसको लेकर के। तो ऐसे में क्या लगता है, कौन इसको लंबा खींच पाएगा, कौन पहले झुकेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्चुअली ये सारी जो कश्मकश है, ये इसी बात पर है कि कौन झुकेगा, किसमें ज्यादा कैपेसिटी। जहां तक ईरान की बात है, ईरान बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उनको क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना क्या पड़ रहा है कि अगर कोई कोशिश करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास करने की, तो उनमें वो एक ड्रोन भेज दिया, एक मिसाइल भेज दी, जी। उससे लोगों में डर पैदा हो। लेकिन अमेरिका को अपना ब्लॉकेट बनाने के रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, एम्यूनिशन खर्च करना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि एक कैस्पियन सी के थ्रू भी एक रूट खुल गया है उनका, अमेरिका रशिया के थ्रू उनके पास में रसद और सब बेसिक सामान आ रहा है। तो दूसरा क्या है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि ईरान को 40-50 साल हो गए हैं इन सैंक्शन से गुजरते, तो उनको पता है, उनको आदत एक तरीके से करने में, पूरी सिस्टम बना लिया है उन्होंने कि सैंक्शंस के साथ में कैसे रहा जाए। तो उनकी कैपेसिटी जो है जो इकोनॉमिक हार्डशिप को सहन करने की, वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, एक तो खर्चा बहुत हो रहा है उनका, दूसरा वहां मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी पोजीशन, जैसा कि हम जानते हैं अखबारों में आ रहा है, वीक है। और तेल की कीमत अमेरिका में बढ़ रही है, जो कि आम जनता वहां की उसको पसंद नहीं कर रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है बहुत कम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफकोर्स कहते हैं कि मेरे को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अंतर तो पड़ता है, क्योंकि उनके जो साथ के लोग हैं वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जिन जो कांग्रेसमैन है और या सेनेटर हैं जो रीइलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि जल्दी से जल्दी आप उसका समझौता करिए। तो एक तरीके से दबाव प्रेसिडेंट ट्रंप को, मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज्यादा है ठीक है बनिस्बत ईरान की। सर, तीसरा सवाल यह है कि ईरान के अंदर में जो वहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ईरान की जनता के जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, या पहले जो वहाँ पर प्रदर्शन हुए थे, वहाँ पर जो लोग पकड़े गए थे, कई लोगों को एग्जीक्यूट वहाँ पर किया गया है। ईरान लगातार जो उनका विरोध कर रहा है इस्लामिक रिजीम का, वहाँ पर लोगों को उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनके साथ बर्बरता कर रहा है। और इसको किस तरह से आप देखेंगे? क्या मुस्तबा खामनेई अपनी जो शिया क्लेरिकल रिजीम वहाँ पर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस बहाने, जो अमेरिका के साथ जिस तरह से तनाव है उसको लेकर के? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुस्तफा खामनेई जो है, मुस्तफा खामनेई अभी नए लीडर बने हैं, तो वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं जी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अगेंस्ट जो भी उनका विरोध कर रहे हैं उनको दबाया जाए पूरी तरह से। इसीलिए उन्होंने आईआरजीसी में भी चेंज किए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी चेंज किए, तो अपनी पहचान बनाने के लिए कि जो उनके लॉयल है वो वहां पर उनके स्थापित हों, और जो उनका अपोज कर रहा है उसके खिलाफ वो बड़ी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है, क्योंकि वहां ईरान में हम जानते हैं कि रजीम थोड़ा किस तरह का वहां रजीम है और किस तरह से वो इंटरनल डिजाइन को कंट्रोल करते हैं, वहां से खबर भी बहुत कम आ पाती है। लेकिन साफ दिख रहा है कि जो मुस्तफा खामनेई है वो अब पूरी तरह से एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं, क्योंकि शायद उनको जब चोट लगी थी तो इनएक्शन में थे और उनका खबर कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से आप देखें तो ईरान में वो अपना टोटल कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पेजेस्की जो है, जो कोशिश कर रहे थे, वो मिलने भी गए थे, उनसे बातचीत भी हुई है, जो अखबारों में वहां के ईरान के में आया है। लेकिन वो अब उनकी ज्यादा नहीं चल पा रही है, क्योंकि आईआरजीसी की लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। और ये भी हम जानते हैं कि उन सुप्रीम लीडर को जो बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है आईआरजीसी का रहा है।
तो जो हार्डलाइनर है ठीक उनका है सर। कंट्रोल इस वक्त ज्यादा। सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलूच 11 अगस्त को आज़ादी दिवस के रूप में मना रहे हैं। बलूच संगठनों का दावा है कि 1947 में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत था, जिसे बाद में पाकिस्तान में मिला लिया गया। अब एक बार फिर अलगाववादी संगठन आज़ादी की मांग को लेकर सक्रिय हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर दमन के आरोप लगा रहे हैं। आखिर 11 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है बलूचिस्तान का आज़ादी दिवस, और इस दिन 1947 में ऐसा क्या हुआ था? आइए इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। बलूचिस्तान के अलगाववादी संगठनों ने 11 अगस्त को आजादी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उनका दावा है कि बलूचिस्तान 1947 में एक स्वतंत्र रियासत था, जिसे बाद में पाकिस्तान में जबरन शामिल कर लिया गया। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान नाम के संगठन की ओर से जारी संदेश में बलूच, पश्तून, हिंदू, सिख और सभी समुदाय के लोगों को बधाई दी गई है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। बलूच संगठनों का दावा है कि लोगों को प्रदर्शन और जश्न से रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर रखी हैं। संगठनों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर दमन का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तानी सरकार बलूच विद्रोही संगठनों को आतंकी गतिविधियों में शामिल समूह बताती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे 1947 का इतिहास है। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि 1947 में ब्रिटिश शासन के दौरान बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी। अंग्रेजों के साथ उसकी अलग संधियां थीं। आजादी के समय बलूचिस्तान ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी। 1947 में जब अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस समय बलूचिस्तान के शासक खान ऑफ कलात मीर अहमद खान ने अपनी रियासत को स्वतंत्र बनाए रखने की मांग रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बलूचिस्तान का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था। बलूची इतिहास के अनुसार 4 अगस्त 1947 की बैठक में बलूचिस्तान की स्थिति पर चर्चा हुई। उसके बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलूच पक्ष का दावा है कि उस समय उसके पास अपना झंडा, सरकार और विधायी व्यवस्था थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वायदे से पीछे हटते हुए बलूचिस्तान के विलय की कोशिश की। 27 मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पहुंच गई। खान ऑफ कलात पर दबाव बनाया जाने लगा और पाकिस्तान में विलय हो गया। हालांकि पाकिस्तान विलय की प्रक्रिया को पूरी तरह से कानूनी बताता है। विलय के बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। खान ऑफ कलात के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। इसके बाद अलग अलग काल में विद्रोह की आवाज बुलंद होती रही। अब एक साथ कई सशस्त्र समूहों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है, जिन्हें काबू में रखना पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बलूचों ने आज़ादी दिवस की घोषणा कर दी है 11 तारीख को, क्या कुछ कहेंगे? पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है ये? बलूचिस्तान की जो वहां पे विद्रोह चल रहा है कि वो जैसा कि आपने अपनी न्यूज रिपोर्ट में बताया है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई कि 11 अगस्त को ही उन्होंने क्या किया। और जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का विलय किया, वहां पर
विद्रोह बराबर रहा है, कम ज्यादा, लेकिन विद्रोह बराबर रहा क्योंकि बलूच ने कभी उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो हमेशा अपने आप को ये कहते रहे हैं कि हम उससे अलग हैं। और अब पिछले कुछ सालों में जो वहां पर इंसर्जेंसी इतनी बड़ी है, बीएलए जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है, उसके साथ के जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, वो अब जो है ये हालत यहाँ पर यह आ गई है कि बलूच बीएलए एट विल अटैक करती है मिलिट्री के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिविल अथॉरिटीज के ऊपर, जहां वो मर्जी आती है वो अटैक करते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की प्रेजेंस नहीं, बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, आर्मी की बहुत प्रेजेंस है वहां। लेकिन बलूच जो इंसर्जेंट्स है वो पूरी तरह से वहां, स्पेशली जो गांव का एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां पर उनकी पूरी पाकिस्तान सरकार की नहीं चलती। और जनवरी 26 से जो अटैक वहां पर लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से ये बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोविंस गया है पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीएलए या दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी को हराने की जरूरत है, उनसे कन्वेंशनल तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है। उनको केवल क्या कर रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है कि जो पाकिस्तान के लिए वो जो है डिफिकल्ट और मोर एक्सपेंसिव की बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है वहां पर शासन करने की, और जो पाकिस्तान की सरकार को बहुत मुश्किल है। और इसीलिए बराबर वहां पे सिचुएशन जो है डिटेरियोरेट हो रही है। और अब पाकिस्तान में हो क्या रहा, पाकिस्तान ने 2 जो ऑपरेशन भी लॉन्च किए हैं और अब पीछे भी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और अब ये शबान के नाम से नया पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पे एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर रही है अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए। और अभी पीछे क्या हुआ है कि 100 ट्रक के करीब जो है पाकिस्तान के और ईरान के बॉर्डर पर बलूच बीएलए ने अटैक डिस्ट्रॉय कर। तो इससे क्या है कि जो इकोनॉमिक लाइफलाइन पाकिस्तान की वो भी उसको अफेक्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चीन की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंत वहां जहां खत्म होता है वहां पोर्ट है, ग्वादार है। और ग्वादार को जो है वो बलूच जो है ऑपरेशनल नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ये डिमांड, उनको ये डर है, ये डिमांड है कि अगर ये ऑपरेशनल हो गया तो उनकी जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि बलूच को नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ज्योग्राफिकली तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रांत है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे तो ख्याल नहीं है, क्या कुछ पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया या पाकिस्तान ऐसा करेगा कि इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा? पॉलिटिकल सॉल्यूशन अगर वो निकालने की कोशिश की होती तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है हमेशा बलूचिस्तान को केवल एक इस तरह के प्रोविंस की तरह इस्तेमाल करती है जिसको इस्तेमाल किया जाए, कि उनको जो इसके डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोशिश की गई है वहां पर। इसीलिए वहां पे गरीबी है और वहां बलूच इसीलिए तो विद्रोह कर रहे हैं, वो ऑटोनॉमी तो मांग रहे हैं। बेसिकली जो सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि हमें अब खुद मुख्तियारी का अधिकार दीजिए ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर सकें। लेकिन पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं जी। इसीलिए वह इंडिपेंडेंस, ये मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ है। और अभी 11 अगस्त को उन्होंने घोषणा की है कि भी हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं रह रहा, ये अब इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वैसी आवाज इसकी नहीं उठती है जिस तरह की दुनिया के अन्य हिस्सों को लेकर के आवाज उठाते हैं जो पश्चिमी देश हैं, लेकिन बलूचिस्तान को लेकर के उतने सक्रिय नहीं है। सर, संक्षेप में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसके बारे में इनको ज्यादा वो नहीं है और अभी तक जानकारी। लेकिन अब जो है सिचुएशन धीरे धीरे वहां बदल रही है, क्योंकि दुनिया सबको देशों को रियलाइज होने लगा है कि जो बलूच की जो सिचुएशन है, क्योंकि उसको कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, अब एक्सप्लेन करा जा रहा है कि भाई उन्होंने तो अपनी आजादी 11 अगस्त को घोषणा कर दी जब पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। तो उससे अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर अटेंशन दे रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज भी, देश भी जो है उसकी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो।
ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई को मौत की सजा सुनाई। ये सजा उन्हें सीरिया के 14 साल लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए सुनाई गई। इस संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। इसी मामले में असद के ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी प्रांत दारा में उस कार्रवाई का नेतृत्व किया था जिसके कारण विद्रोह और बाद में गृह युद्ध शुरू हुआ। रूसी सैन्य बलों ने मंगलवार देर रात यूक्रेन के जापोरिजिया सहित कई जगहों पर भीषण मिसाइल हमला किया। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही कीव ने चेतावनी दी थी कि मॉस्को को उत्तर कोरिया से और अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। हालांकि यूक्रेन की ओर से भी सोमवार को रूस के प्रमुख तेल शोधन केंद्र निजने काम्स को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल हो गए थे। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है, जबकि 570 से अधिक लोग घायल हैं। भूकंप से 1575 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 6 हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है, जिसके कारण वहां वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने भूकंप के असर से निपटने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित किया था। दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रूस्टेनबर्ग शहर के पास एक बंद पड़ी खदान में चट्टान खिसकने से 14 अवैध खनिकों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मारे गए खनिकों की राष्ट्रीयता सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियों का खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाला ट्रंप प्रशासन एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिका में वायुसेना मामलों के पूर्व मंत्री फ्रैंक केंडल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कही है। फ्रैंक ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा मंजूरी बहाल कराने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाते हुए केंडल की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी कि उन्होंने कतर द्वारा उपहार में दिए गए उस विमान से संबंधित संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसका इस्तेमाल अब एयरफोर्स 1 के रूप में किया जा रहा है।